हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर विच इज द फोर्सेस. ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज ट्रांसलेशनल मोशन. ट्रांसलेशनल मोशन. ओके, सो ट्रांसलेशनल मोशन इज दैट मोशन. इसमें हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं तो वो बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव करे. ठीक है, और मूव उसी डायरेक्शन में करें जहां पे हमने फोर्स लगाई है. ठीक है, अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है उसी डायरेक्शन में मोशन हो. ठीक है, वो क्या होगा? आपका ट्रांसलेशनल मोशन होगा. इसे हम लीनियर मोशन भी कहते हैं. क्या कहते हैं? लीनियर मोशन भी कहते हैं. मतलब इसका मोशन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने कह सकते हैं जैसे कोई बॉल है. ठीक है, बॉल क्या हुई, हमने बैट से क्या करी, हिट करी. ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में हमने बॉल को हिट किया है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में बॉल का मूवमेंट होगा. ठीक है, जिस डायरेक्शन में बॉल को हिट करेंगे उसी डायरेक्शन में बॉल का मूवमेंट होगा. तो वो आपका क्या कहलाएगा? और एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे क्या कहलाएगा? आपका ट्रांसलेशनल मोशन कहलाएगा. ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं इफ देयर इज अ stationary rigid body which, ठीक है, which is free to move. ठीक है, मूव करने के लिए क्या हो? फ्री हो, किसी से बंधी हुई ना हो. ठीक है, it will along it will sorry it will move along a straight line path. It will move along a straight line path. दूर मूव करेगी, स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करेगी. ठीक है, it will move along a straight line path such that on the application of force लगाने के बाद, on the application of force such that, ठीक है, हमने क्या कहा? अगर कोई स्टेशनरी बॉडी है जो कि मूव करने के लिए फ्री है, क्या करेगी वो? इट विल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ. वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करेगी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स लगाने के बाद. सच दैट, ठीक है, सच दैट इट्स मोशन इज इन द डायरेक्शन its motion is in the direction of force. ठीक है, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई है मोशन भी क्या होगा? उसी डायरेक्शन में होगा. ठीक है, क्या होगा इसका? if there is a stationary rigid body which is free to move, ठीक है, it will move along a straight line path. वो एक straight line path पे मूव करेगी on the application of force लगाने के बाद, such that इट्स मोशन, उसका मोशन जो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा. किसके? फोर्स के, या अप्लाइड फोर्स बोल सकते हैं. ठीक है, जो भी फोर्स है उसे क्या होगा? सेम डायरेक्शन में होगा. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा रोटेशनल मोशन. नेक्स्ट बात करते हैं हम रोटेशनल मोशन. ठीक है, इसे समझेंगे. इसमें हम कहते हैं फॉर एग्जांपल हमारे घर में विंडो है. ठीक है, हमने कह दी कि हमारे पास एक घर में विंडो है. ठीक है, क्या है? विंडो. ठीक है, यहां से क्या कर दिया हमने? से फिक्स कर दिया. किससे? वॉल से. क्या कर दिया? यहां से फिक्स कर दिया. अब जब हम इस विंडो पे फोर्स लगाएंगे तो ये हमें मालूम है पार्ट जो रहेगा क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा. ठीक है, अब जब हम इस विंडो पे फोर्स लगाएंगे तो ये इस एक्सिस, इसे बोलते हैं एक्सिस बोलते हैं, इसके अलोंग क्या करेगी? मूव करेगी.
ठीक है, इसके अलोंग क्या करेगी, मूव करेगी, ये पार्ट फिक्स रहेगा, और इसके अलोंग क्या करेगी, ये मूव करेगी, ठीक है। वो रोटेशन जो होगा हमारा, वो मोशन जो होगा कहलाएगा हमारा रोटेशनल मोशन कहलाएगा, ठीक है। इस एक्सिस को अगर हम ज्वाइन करते हैं किसी भी वॉल से, किसी भी पॉइंट से, तो उसे बोलते हैं पाइवटेड करना। क्या करना, पाइवटेड करना, ठीक है। इसका मतलब सेम रहता है कि एक्सिस से कर दिया हमने, उसे कनेक्ट कर दिया ठीक है, समझ में आया। अगर जब भी हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, इस विंडो में फोर्स लगाएंगे, तो मोशन जो होगा वो कहां से होगा, इस साइड से मोशन का होगा कर जाएगा, ये साइड क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी, ठीक है। इसी मोशन को बोलेंगे रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कह सकते हैं इसमें, इफ अ rigid body is pivoted, pivoted बोल सकते हैं पर rigid body is fixed along its axis, ठीक है, is fixed along its axis बोल सकते हैं, या pivoted भी बोल सकते हैं। pivoted लिखोगे तो अच्छा वर्ड है, ठीक है। if a rigid body is pivoted, ठीक है, such that it can turn along its pivot, ठीक है। मतलब एक बॉडी को, रिजिड बॉडी को पाइवट कर देते हैं तो वो करेगी, इट टर्न, वो करेगी, मूव करेगी अलोंग किसके, इट्स पाइवट, जहां पे पाइवट करी गई है, ठीक है। इट कैन टर्न अलोंग इट्स, अलोंग नहीं बोलेंगे, अराउंड बोलेंगे, ठीक है, अराउंड, उसके चारों ओर मूव करेगी, ठीक है। उसके एक फिक्स साइड फिक्स रहेगी तो मूव करेगी, तो क्या बोलेंगे, इट कैन टर्न अराउंड इट्स पाइवट, ठीक है। देन द application of force on the rigid body will rotate the body along the pivot, ठीक है। अगर कोई भी रिजिड बॉडी को हम पाइवट कर देते हैं सच दैट वो मूव करती है, इट कैन टर्न अराउंड इट्स पाइवट, तो अपने पाइवट पे मूव कर सके, देन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, अब जो हम फोर्स लगाते हैं किस पे, उस रिजिड बॉडी पे फोर्स जो लगाते हैं वो रोटेट करती है बॉडी को उसके अलोंग इट्स पाइवट, पाइवट पे मूव अलोंग क्या करती है, रोटेट कराती है। फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं अपने घर के डोर की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या रहता है, फिक्स रहता है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, फोर्स अप्लाई करते हैं जिससे वो अंदर बाहर क्या होता है, खुलता है, ठीक है। और जब ये गेट क्या करता है, रोटेट करता है, तो ये पॉइंट क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। इसी मोशन में क्या बोलते हैं हम, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। ओके, क्लियर है। देन आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 3 डेफिनेशन है, ठीक है, जिन्हें समझना हमारे लिए जरूरी है। पहली आती है रिजिड बॉडी, कि कोई रिजिड बॉडी होती क्या है, रिजिड बॉडी, ठीक है। अब रिजिड बॉडी की बात करते हैं, उससे पहले एक बात की, रिजिड बॉडी जो है हमारे यूनिवर्स में एक्चुअल में प्रैक्टिकली है ही नहीं, लेकिन हम कुछ बॉडीज को लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि वो रिजिड बॉडी है। फॉर एग्जाम्पल हम ग्लास को बोल देते हैं, किसी मेटल को बोल देते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। इन सबको रिजिड बॉडी कंसीडर कर लिया जाता है, ठीक है। रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिन पे अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उनकी शेप और साइज क्या हो, उनपे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो क्या होती है, हमारी रिजिड बॉडी होती है, ठीक है। इन्हें बोल सकते हैं अ बॉडी which does not get deformed, ठीक है, उनकी फॉर्म चेंज नहीं होती, deformed under the application of force applied, ठीक है।
वो बॉडी जिसकी क्या हो, वो डिफॉर्म ना हो, ठीक है, शेप साइज चेंज ना हो अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अप्लाई, ठीक है, चाहे उसको कितनी फोर्स लगाई जाए उसकी क्या हो, शेप चेंज ना हो, बॉडी डिफॉर्म ना हो, वो कहलाएगी हमारी रिजिड बॉडी। ओके क्लियर। अगर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, ये समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस बोर्ड पे फोर्स लगाई, ठीक है, ये एक पॉइंट है, मैंने इस पॉइंट पे क्या हुआ, यहाँ पे फोर्स लगाई, फोर्स एक्ट करी, ठीक है, तो ये पॉइंट जो कहलाएगा, ये पॉइंट जो होगा ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, वो पॉइंट जहां पे फोर्स कर रही है, एक्ट कर रही है, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, मैंने यहाँ फोर्स लगाई, ठीक है, तो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा, मतलब वो पॉइंट किसी भी रिजिड बॉडी में, ठीक है, किसकी रिजिड बॉडी में, वो पॉइंट किसी भी रिजिड बॉडी पर जहां पर फोर्स अप्लाई करी जा रही है, वो क्या होगा आपका पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाएगा, ठीक है। इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। द पॉइंट ऑन अ रिजिड बॉडी, ध्यान रखना है रिजिड बॉडी पे, अ पॉइंट ऑन अ रिजिड बॉडी where a force acts, where a force acts, ठीक है, is called point of action of force, ठीक है, वो पॉइंट किसी भी रिजिड बॉडी पर जहां पर फोर्स एक्ट कर रही है, वो पॉइंट कहलाएगा हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाएगा, ठीक है। बात क्लियर होगी। रिजिड बॉडी कौन सी बॉडी होती है, जिसपे कितनी ही फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी शेप साइज चेंज ना, मतलब वो डिफॉर्म ना हो, वो कहलाएगा रिजिड बॉडी। और पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, वो पॉइंट किसी भी बॉडी पे जहां पे रिजिड बॉडी पे जहां पे हमारी फोर्स कर रही है, एक्ट कर रही है, वो हमारा क्या हुआ, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाएगा, ठीक है। थर्ड डेफिनेशन जो आती है वो आती है आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, ये दो डेफिनेशन की बात करी हमने। थर्ड जो आती है वो आती है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। हमने एक पॉइंट की बात करी थी, जैसे कोई पॉइंट है यहाँ पे, इस पे हमने क्या किया, कोई फोर्स एक्ट करी, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, इस पॉइंट पे फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, ठीक है, हमने इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, तो वो इमेजिनरी लाइन जो कि इस पॉइंट से पास होगी, वो इमेजिनरी लाइन जो कि इस पॉइंट से क्या होगी, पास होगी, और उसकी डायरेक्शन सेम होगी, किसके, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में क्या होगा, ये लाइन होगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। दोबारा समझते हैं, ठीक है, हमारे पास कोई भी पॉइंट है, ठीक है, हमने बोल दिया पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमने इसमें फोर्स अप्लाई करी, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमने क्या करी, इसमें फोर्स अप्लाई करी, और हमारा एक इमेजिनरी लाइन हमने इसी डायरेक्शन में कर दी, ड्रॉ कर दी, एक इमेजिनरी लाइन इसी डायरेक्शन में ड्रॉ कर दी, तो ये लाइन जो होगी हमारी, इमेजिनरी लाइन जो होगी हमारी, ये कहलाएगी हमारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ओके क्लियर है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है, हमें याद रखना है ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जैसे बोलते हैं एन इमेजिनरी लाइन, an imaginary line passing through the point of action of force, ठीक है, passing through the point of action of force, ठीक है, passing through the point of action of force, ठीक है, and draws in the same direction, in the same direction in which the force acts, ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, in which the force acts is called line of एक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है, ठीक है।
अगर पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कोई इमेजिनरी लाइन पास हो रही है फोर्स की डायरेक्शन में, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, हमने कहा एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ से क्या है, इसे बैलेंस कर रखा है हमने, मिडिल पॉइंट है इसका, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करी, ठीक है, इस पॉइंट पे नीचे की तरफ एक फोर्स अप्लाई करी, ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा कहलाएगा पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाएगा। बट अगर हम यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, डाउनवर्ड मूव हो रहा है यहाँ पे फोर्स हमारा, तो लाइन कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, वर्टिकल लाइन आएगी। तो ये लाइन जो होगी हमारी इमेजिनरी लाइन, ये कहलाएगी हमारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। बात क्लियर है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये हमारा कुछ डेफिनेशन हो गई रिजिड बॉडी, मोशन के बारे में बात किया, ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की बात करी, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की बात करी। अब एक प्रिंसिपल आता है जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है, इसे समझना है, एग्जाम में आता है ये, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, ठीक है। अब इसे देखते हैं ये क्या है, ठीक है। अगर हम ध्यान समझिएगा, पहले डेफिनेशन देखते हैं, इट स्टेट्स दैट, ठीक है, इससे हम क्या समझते हैं, इट स्टेट्स दैट द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कैन बी, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कैन बी ट्रांसफर, ठीक है, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो होता है उसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, कैन बी ट्रांसफर अलोंग लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स without causing any material difference in the movement of the बॉडी। मतलब इससे कहना क्या चाह रहे हैं, इट स्टेट्स दैट, क्या होता था, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, हम पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को कैन बी ट्रांसमिटेड, ठीक है, कैन बी ट्रांसफर ट्रांसमिटेड, ट्रांसफर कर सकते हैं, कहां पे, अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को, ठीक है, हमने बात करी थी, ये यहाँ पे बैलेंस है, यहाँ पे पॉइंट पे फोर्स लग रही है, ये हमारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स था, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ठीक है। अब इस पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को, इस पूरी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हम कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक, इस पॉइंट को यहां भी ले जाए, यहां ले जाए, यहां ले जाए, ठीक, कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट कॉजिंग एनी मटेरियल डिफरेंस इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, इससे बॉडी के मूवमेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, मूवमेंट जो हो रहा है मूवमेंट वही होगा, इसमें कोई भी मूवमेंट में डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, हम पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे, ठीक है, किस पे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे, विदाउट कॉजिंग एनी मटेरियल डिफरेंस इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, जिससे क्या बॉडी के मूवमेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। ये हुआ हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, ठीक है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टॉर्क, समझेंगे ध्यान से। नेक्स्ट आता है हमारा टॉर्क, ठीक है, इसे मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, ध्यान समझना है, इसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो इसलिए पूछ जाते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स से, ठीक है। अब समझते हैं इसे, टॉर्क होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। टॉर्क एक्चुअल में एक इफेक्ट होता है, मतलब हमने जैसे बॉडी को पाइवटेड किया था फिक्स्ड एक्सिस पे, ठीक है, उसे बॉडी पे एक फिक्स एक्सिस पे रख के क्या किया था हमने, इस तरह से यहाँ पे इसे फिक्स किया था,
इस बॉडी को मूवमेंट किया था, इस बॉडी का मूवमेंट किया था, इसको फिक्स्ड रखे, ठीक है। तो वो टर्निंग इफेक्ट जो होता है, ठीक है, वो टर्न जो होता है, टर्निंग इफेक्ट जो होता है, ठीक है, वही हमारा टॉर्क कहलाता है, ठीक है। वो टर्निंग इफेक्ट जो किसी फोर्स अप्लाई करने से हो, ठीक है, हमने यहां से फोर्स अप्लाई करी, यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई करी, जिसकी वजह से इसमें टर्निंग इफेक्ट आया, वही टर्निंग इफेक्ट जो होगा वो हमारा टॉर्क होगा, ठीक है। टॉर्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट होता है जो कि किसी फोर्स की वजह से क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं। इट इज द टर्निंग इफेक्ट, इट इज द turning effect of the applied force on a body about the turning point, ओके जो यहां से हमने एक्सिस को फिक्स रखा था वो हमारा टर्निंग पॉइंट कहलाएगा। अबाउट द टर्निंग पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो हमारा कहलाएगा टॉर्क कहलाएगा, कहलाएगा बेटा हमारा टॉर्क कहलाएगा, ठीक है। अगर टॉर्क की बात करें तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, फॉर एग्जांपल टॉर्क जो होता है TORQ, टॉर्क एंड टाउ से डिनोट करते हैं, ये बराबर होता है हमारा फोर्स, जो हमने फोर्स अप्लाई करी है, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ action of force and between the point of action of force and axis, ठीक है। एक्चुअल में टॉर्क जो होता है वो हमारा क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके बीच में पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस के बीच में, वो क्या होगा? हमारा टॉर्क कहलाएगा, ठीक है। इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने वही एग्जांपल लेंगे, ये हमारा क्या है? कोई भी विंडो है, ठीक है। अब यहां से फिक्स्ड है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्या है? ये फिक्स्ड है, ठीक है। अब हमने क्या किया? ये एक पॉइंट है जहां से हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? हमारी एक्सिस, और ये क्या है? हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। पहली बात, हमने जितनी फोर्स आई, फॉर एग्जाम्पल हमने लगाई यहाँ पे 5 न्यूटन की फोर्स, ठीक है। फोर्स जो लगाई कितनी लगाई? 5 न्यूटन की, ठीक है। और हमने कहा ये डिस्टेंस जो है, हमने ये फोर्स जो लगाई है ये एक्सिस से 10 मीटर की डिस्टेंस पे लगाई है। कितने की? 10 सेंटीमीटर बोल देते हैं, इसे 10 बोल देते हैं, ठीक है। फोर्स जो लगाई है वो लगाई है कितनी डिस्टेंस पे? 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमने क्या फोर्स अप्लाई करी है एक्सिस से, ठीक है। और हमसे पूछेगा वो टॉर्क निकालिए, टॉर्क क्या निकलेगा? और टॉर्क हम जानते हैं क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके बीच में? बिटवीन द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है हमें, ठीक है। मतलब अप्लाई करनी है, तो क्या होगा? फोर्स कितनी है? 5, डिस्टेंस है 10, कितना आ गया? 59 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से अप्लाई करेंगे, वो हमें न्यूमेरिकल में प्रोवाइड करेगा कि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक्सिस से इतनी डिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। वही डिस्टेंस हमें इसमें अप्लाई करनी है फॉर्मूले में, ठीक है। क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू F इनटू D, और फोर्स ये हमें प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो ये आपको इसमें इसके याद रख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब टॉर्क के 2 इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके इफेक्ट की बात करेंगे, ये कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, इसके फैक्टर्स देखते हैं। पहला फैक्टर है मोर इज द फोर्स अप्लाइड, ठीक है। जितनी ज्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे, द मोर इज द
टॉर्क, उतना ही टॉर्क ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए, आप गेट है, हमने क्या कहा, टॉर्क क्या है, टर्निंग इफेक्ट है, ठीक है। आगे है गेट है, गेट को आप ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इधर किया इधर किया इधर किया इधर किया, तो वो उतनी ही ज्यादा क्या करेगा, टर्निंग इफेक्ट शो करेगा। जितनी ज्यादा फोर्स से खींचेंगे बंद करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, टॉर्क होगा, ठीक है। यही पहली बात। दूसरी बात देखते हैं, मोर इज द perpendicular distance, more is the perpendicular distance between the force नहीं बोल सकते हैं, between the point of action of force and axis, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी, मोर इज द टॉर्क, ठीक है। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतनी ही ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उतना ज्यादा क्या होगा, टॉर्क होगा, ठीक है। इसके लिए हम एक गेट लेते हैं, एक ये हमने क्या किया, गेट है हमारे घर का, यहाँ पे हैंडल है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, इसे पाइवटेड कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, अगर ये डिस्टेंस क्या हो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। ये हैंडल है आपका, इसे खोलेंगे आराम से गेट खुल जाएगा। लेकिन हमने कहा हम डिस्टेंस कम कर रहे हैं, हमने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, इस पॉइंट से मैं करेंगे, इस गेट को टर्न करवाएंगे। तो आप करके देखिएगा एक्सपेरिमेंट कि इसमें क्या होगा, फोर्स जो होगी वो ज्यादा लगेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, टर्न इतना ज्यादा नहीं होगा। अगर हम डिस्टेंस कम कर देंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम कर देंगे, तो हमारा जो यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट होगा, टॉर्क होगा, वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर डिस्टेंस बढ़ा देंगे, वही हम कहेंगे डिस्टेंस बढ़ा दी, तो यहाँ से टॉर्क जो लगेगी वैल्यू वो क्या लगेगी, सही लगेगी, ज्यादा लगेगी, टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। इतनी बात के लिए दो फैक्टर होते हैं, अगर हमने फोर्स ज्यादा अप्लाई करी है, टॉर्क भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर हमने डिस्टेंस ज्यादा ली है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा ली है बिटवीन द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जहां से हम फोर्स लगा रहे हैं वहां की, और एक्सिस की, ठीक है, तो क्या होगा, टॉर्क क्या होगा, हमारा ज्यादा होगा। ओके, आगे मूव करते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमारा कोई बॉडी मूव हो रही है तो वो दो तरह से मूव होती है, तो क्लॉकवाइज मूव होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा बॉडी मूव हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपको इसमें ये याद रखना है सिंपली कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होता है इसमें, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होता है इसे हम पॉजिटिव मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव मूवमेंट ऑफ फोर्स, पॉजिटिव मूवमेंट ऑफ फोर्स। उसी तरह क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होता है, ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव मूवमेंट ऑफ फोर्स, नेगेटिव मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी नहीं है, इतनी ही बात आपको याद रखनी है माइंड में कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कहा जाता है और क्लॉकवाइज को नेगेटिव मूवमेंट ऑफ फोर्स कहा जाता है, ठीक है। ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे इसमें हम इसके यूनिट्स की, ठीक है, आगे बात करेंगे यूनिट्स की, ठीक है। यूनिट्स ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसकी ऐसा यूनिट जो होती है जिसे हम MKS यूनिट भी कहते हैं, ठीक है, वो होती है न्यूटन मीटर। क्या होती है, न्यूटन मीटर होती है। और वही हम बात करें CGS यूनिट की तो वो होती है हमारे पास क्या, डाइन सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है। जैसे हम जानते हैं 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, उसी तरह 1 न्यूटन मीटर में 10⁷ डाइन सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। ये बात हमें याद रखनी है, 1 न्यूटन मीटर में 10⁷ डाइन सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है।
जैसे हम पता है न्यूटन को हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं, और डाइन को जो बोला जाता है वो बोला जाता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी से क्या होती है, यूनिट्स क्या होती हैं, इनमें रिलेशन ड्राइव होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये बात रही यूनिट्स की। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल यूनिट्स क्या होती हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फोर्स की ग्रेविटेशनल क्या होती है। ठीक है, ये सिंपल यूनिट की बात रही थी, बात करते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट की। इसमें ऐसा यूनिट जो होती है, ऐसा यूनिट जो होती है किसकी, मूवमेंट ऑफ फोर्स की, वो होती है किलोग्राम फोर्स। क्या होती है, किलोग्राम फोर्स होती है। वहीं सीजीएस यूनिट जो होती है, वहीं सीजीएस यूनिट जो होती है मूवमेंट ऑफ फोर्स की, वो होती है आपकी ग्राम फोर्स। क्या होती है, ग्राम फोर्स होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, जीएफ ग्राम फोर्स। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, इस यहां तक हमारा मूवमेंट ऑफ फोर्स तक बिल्कुल क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फोर्स यहां पे फिनिश हुआ। आगे स्टार्ट करेंगे हम अपना कपल। ठीक है।